नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सोमवार यानी कि बीते कल के दिन अपनी शपथ ली और भारतीय समय के अनुसार दोस्तों कल रात 10:30 PM पर इनकी ओथ सेरेमनी जी हाँ संपन्न हुई थी। और ट्रंप का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह जी हाँ अतिथियों से खचाखच भरा हुआ हमको देखने को मिला। जी हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा कि आखिरकार इनकी ओथ सेरेमनी किस तरह से जी हाँ भव्य हुई थी, यूट्यूब पर या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पे लाइव सेक्शन में जा करके उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अतिथियों ने शिरकत की हो, मतलब कि भाग लिया हो, पार्टिसिपेट किया हो। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ लेना जी हाँ कई मायनों में जी हाँ खास हुआ, क्योंकि सभी की नज़रें टिकी हुई हैं आज के दिन पर। जी हाँ, सभी की नज़रें पैनी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिरकार वाइट हाउस में उनके पहले दिन पर जी हाँ क्या होने वाला है। आखिरकार वो किन बातों को लेकर के अपने कठोर कदम या फिर अपने सॉफ्ट कदम उठाने वाले हैं। मतलब कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दिन अवैध प्रवासियों को अपने देश से निकालने के लिए कदम उठाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दिन पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने के अधिकार को ख़त्म करेंगे? या फिर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दिन कैपिटल हिल हिंसा को जो दोषी थे उन दोषियों को माफ़ करने के लिए कदम उठाएंगे? या फिर नाटो से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग करेंगे कि हमको नाटो से बाहर निकलना है या फिर नहीं निकलना है? या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दिन एबॉर्शन पिल्स पर बैन नहीं लगाएंगे? या फिर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दिन अपने देश के अंदर लगने वाली दोस्तों जो आग है जी हाँ जंगलों की आग को बुझाने के लिए क्या कोई कदम उठाएंगे? अगर आप दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति होते, डोनाल्ड ट्रंप की जगह अगर आप होते तो आप पहला कदम कौन सा उठाते? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, वैसे शपथ लेते ही जी हाँ इनके आक्रामक फैसले पहले से आ चुके हैं। आपको याद होगा दक्षिण सीमा पर नेशनल इमरजेंसी इन्होंने लगाई है और मैक्सिको की खाड़ी का जो नाम था उसको बदल करके इन्होंने अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। वहीं पर बढ़ती कीमतों पर काबू पाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। और इन्होंने कई बार अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी चुनाव की रैली में यही कहा था कि मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट होगा। और इसके अलावा को ध्यान रखना है कि प्रशासन रंग भेद रहित और योग्यता आधारित समाज का निर्माण करेगा। ऐसे इन्होंने कई वादे किए हैं। और कल अपनी स्पीच में इन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे देशों के उत्पादों पर ये कर लगाएंगे और सिर्फ इस देश के अंदर केवल 2 जेंडर ही क्या होंगे, वैलिड होंगे, मेल और फीमेल। जो ट्रांसजेंडर का कंसेप्ट था इन्होंने अपने देश के अंदर से इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब आपसे मेरा एक सवाल और है कि आखिरकार इन्होंने पीएम मोदी जी को इनवाइट क्यों नहीं करा? उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्या ब्रिक्स देशों के द्वारा जो अपने सेपरेट करेंसी लॉन्च करने का एक विचार हमने रखा था, या फिर हम यूएस डॉलर के अंदर व्यापार नहीं करेंगे, उस बात से ट्रंप अभी तक खफा चल रहे हैं? आपको याद होगा कि 100% टैरिफ लगा दूंगा, इसको लेकर के इन्होंने हमको एक प्रत्यक्ष वार्निंग दी थी सभी ब्रिक्स देशों को, और हम भी ब्रिक्स का हिस्सा हैं। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि आखिरकार इनविटेशन ना देना पीएम मोदी को, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान आपको अच्छे से याद होगा कि ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। इस जानलेवा हमले में ये बाल बाल बचे थे, गोली इनके कानों को छूती हुई निकली थी और इनका कान उस समय बिल्कुल लहूलुहान हो गया था। जी हाँ, लेकिन अगले ही दिन ये आपको राष्ट्रपति चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। मतलब कि इनके हौसले काफ़ी बुलंद थे, ये किसी भी हमले से नहीं डरे। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि स्विस स्टेट्स में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को इन्होंने बड़े अंतर से हराया था और दोनों सदनों में डोनाल्ड ट्रंप ने भारी बहुमत हासिल किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने मैनिफेस्टो में, अपनी रैली में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये कहा था कि मैं अमेरिका को फिर से महान बनाने और दुनिया में चल रहे युद्धों को ख़त्म करने का वादा करता हूँ। जी हाँ, और इसके बाद कहीं ना कहीं जनता के दिल के अंदर इन्होंने अपनी छवि को और भी मजबूत कर लिया और अपने वोट बैंक को काफ़ी अधिक स्ट्रांग कर दिया। दोस्तों, उसके अलावा एक समुदाय और है जिसको बोलते हैं रिपब्लिकन, ठीक है, इवेंजेलिकल। ये जो समुदाय है ये काफ़ी खुश हुआ था। ये खुश तब हुआ था जब इन्होंने पनामा नहर के बारे में जिक्र किया था। जी हाँ, पनामा नहर की इम्पोर्टेंस सभी देशों के लिए क्यों है, पनामा नहर इतनी एडवांस क्यों बनी। आखिरकार अमेरिका ने जो पनामा नहर बनाई थी, जी हाँ, पनामा नहर पनामा देश को क्यों सौंप दी कि आप व्यापारिक जहाज़ों का टैक्स अपने अकॉर्डिंग वसूल करो। और आखिरकार अब अमेरिका फिर से दोबारा से पनामा नहर पर अपना आधिपत्य स्थापित क्यों करना चाहता है, इसकी वजह क्या है, इससे संबंधित डिटेल्ड वीडियो मैंने तैयार किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ।
सो गाइस यहाँ पर तमाम ये सब जो बातें करी हैं उसके बाद से इनका वोट बैंक काफ़ी स्ट्रांग हुआ। हालांकि ट्रम्प के ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने वाले बयान पर जी हाँ ट्रम्प को काफ़ी नेगेटिव जी हाँ प्रतिक्रिया मिली थी जनता के द्वारा। हम कह सकते हैं कि इनकी छवि पर थोड़ा बट्टा लगा था, लेकिन वोट बैंक पर इस बात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब आपको ध्यान रखना है कि इस बार ट्रम्प के साथ में खड़े हो चुके हैं एलोन मस्क। जी हाँ, वही एलोन मस्क जो कहीं ना कहीं एक नरम रुख रखते हैं अपना चाइना के साथ। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका वर्सेस चाइना दोनों के बीच में एक लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है। जी हाँ, ट्रम्प ने अपनी कैबिनेट में या फिर हम कह सकते हैं अपनी टीम में चीन के प्रति नरम रुख अपनाने वाले या फिर नरम रुख रखने वाले एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी को रखा है। साथ ही कूटनीति में तेज तरार और चीन पर कड़ी टिप्पणियां करने वाले एक पर्सनैलिटी और हैं। जी हाँ, उनको भी इन्होंने अपने कैबिनेट में विदेश मंत्री का दर्जा दिया है। दोस्तों, इनका नाम है मार्को रूबियो। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को विदेश मंत्री बनाया है। सो गाइस, इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एलोन मस्क के बारे में कि एलोन मस्क पिछले साल जी हाँ भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन अचानक से इन्होंने अपनी उस यात्रा को अपने उस टूर को जी हाँ कैंसिल कर दिया था। वो पहुंच गए थे कहाँ पर? चाइना के अंदर। जहाँ चाइना के अंदर एलोन मस्क का बहुत ही तगड़े तरीके से बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था, बहुत इनकी आवभगत हुई थी। और उसके बाद जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से उसके बाद से ही काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल के अंदर, कि कहीं ना कहीं दोस्तों एलोन मस्क जी हाँ चीन और अमेरिका के बीच में जो एक लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है या फिर इन दोनों देशों के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई खुद चुकी है, जी हाँ उस खाई को भरने का ये प्रयास करेंगे एलोन मस्क। जी हाँ, या फिर एलोन मस्क कहीं ना कि दोनों देशों के सहयोग पाना चाहते हैं, किसी से भी बैर नहीं रखना चाहते हैं, अपने व्यापार को और अधिक बूस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के साथ में सॉफ्ट संबंध अपने स्थापित कर रहे हैं। अलग अलग दोस्तों कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बट हमको एक बात ध्यान रखने की डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों को एक सीमा तक ही छूट देते हैं। जी हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं जी हाँ ये अपने ही तरीके से अपने कार्य को संपन्न करना चाहते हैं, अपने देश को चलाना चाहते हैं, अपने देश का विकास करना चाहते हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा या फिर दोस्त के द्वारा ये अपने कामों में इंटरफेयर नहीं देना चाहते किसी और को भी। ऐसा दोस्तों इतिहास में अपने कई बार इनके फर्स्ट जो इनका कार्यकाल था उसमें आपने देखा होगा कई बार इन्होंने काफ़ी कड़ी तरीके से जी हाँ अपने एक्शन लिए हैं। कई लोगों के अगेंस्ट जा करके इन्होंने एक्शन लिए हैं। आपको याद होगा कोविड के समय क्या हुआ था। जी हाँ, कर ली थी किससे? WHO से। साफ साफ वहाँ पर जो फंड देना होता है उन्होंने फंड उस समय WHO को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि चाइना का जो वुहान शहर से जहाँ पर कोविड फैला था, कोरोना आया था, इन्होंने उस बात को छुपा के रखा था लंबे समय से सभी देशों से। इस बात को लेकर वो काफ़ी खफा थे। तो बस कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ट्रंप किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप, ध्यान रखिएगा, ट्रंप क्वाड देशों के साथ मिलकर के नौसेना को संयुक्त अभ्यास का कहीं ना कहीं समर्थन भी देंगे। अब क्वाड देशों में आपके आते हैं 4 देश, जिसमें आपका भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। इससे आखिरकार इन देशों को क्या फ़ायदा होगा? इससे आखिरकार हम तमाम क्वाड देशों को क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि दक्षिण चीन सागर में जो चीन का दबाव है, जी हाँ जो दबाव का सामना करने वाले जो दक्षिण चीन साइड है, जो दक्षिण चीन सागर है, वहाँ पर जो देश हैं, जैसे आपका एक वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया और एक मलेशिया हो गया, इन तमाम देशों के ऊपर जो चाइना का दबाव है वो कम हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर चाइना के साथ साथ ये दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं जी हाँ ये चारों देश जो हैं यहाँ पर अपनी एक्टिविटी अब स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी नौसेना शक्ति को और भी अधिक मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल अब नहीं गलने वाली। तो हिंद प्रशांत महासागर में जो सुरक्षा और व्यापार बढ़ेगा, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार हो सकता है। उसका जो दबाव इन तमाम देशों के अंदर बन रहा है, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया जैसे देशों के अंदर दबाव कम हो जाएगा। हालांकि हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इन देशों को तो मजबूती मिल जाएगी। जी हाँ, इन सभी के सभी क्वाड देशों के द्वारा इन तमाम दबाव झेलने वाले देशों को मजबूती मिल जाएगी। लेकिन आसियान के आज भी कुछ ऐसे बहुत सारे देश हैं जो चीन के प्रभाव में हैं। जी हाँ, आसियान के अंदर बहुत सारे देश हैं जो कहीं ना कहीं जी हाँ चीन के फेवर में हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर रूस के खिलाफ मजबूती के लिए ट्रंप ने जी हाँ
नाटो के सहयोगी देशों को फिर याद दिलाया कि अपनी सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान दो। जी हाँ, जो आपके देश की जीडीपी है, जीडीपी का कम से कम आपको 5% खर्च करना चाहिए अपने सुरक्षा के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं इन्होंने आगाह किया है उन तमाम देशों को जिनकी फ़िलहाल जीडीपी में जो डिफेंस का जो शेयरिंग परसेंटेज है जो कम है, या उसको आप लोग बढ़ाइए। एक्चुअली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अन्य देशों को इस तरह की सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको किसी एक देश से बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, वो देश है चाइना। जी हाँ, एक लंबे समय से चाइना और अमेरिका के बीच में एक गृह युद्ध चल रहा है। अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ, अगर ऐसी भी संभावना बनी, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं तीसरा विश्व युद्ध चाइना और अमेरिका के बीच में होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है कि आखिरकार वैश्विक स्तर पर उनका दबदबा और भी अधिक कैसे स्ट्रांग हो, कैसे मजबूत हो, क्योंकि अमेरिका का एक लंबे समय से दबदबा हमको घटते हुए दिख रहा है। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर। आपको याद होगा दोस्तों, चीन ने समय के साथ साथ सैन्य ताकत, आर्थिक नीति और कूटनीति के जरिए अपने दबदबे को जी हाँ बरकरार रखा है, और इसका दबदबा अब दिन प्रतिदिन जी हाँ आसमान छू रहा है। आज चाइना सैन्य शक्ति में अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ चुका है। जी हाँ, उसने अपनी मुद्रा युआन, आपको याद होगा कि इसने अपनी मुद्रा युआन का मूल्य कई वर्षों तक अमेरिका के डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम रखा है। अगर कोई भी कंट्री जी हाँ युआन के अंदर जी हाँ अपना व्यापार करती है तो कहीं ना कहीं उस देश को काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा जो युआन में व्यापार कर रहा है। जी हाँ, उस देश को काफ़ी फ़ायदा होगा जिसकी वो करेंसी है, मतलब कि चाइना को। और आपको पता होना चाहिए 54% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस में होता है, डॉलर के अंदर होता है। आपको याद होगा कि जिस समय हमने एक बार हल्की सी अपनी उम्मीद रखी थी अपने ब्रिक्स मीटिंग के अंदर कि हम अपने पाँचों के पाँचों देश अपने एक अलग से सेपरेट करेंसी लॉन्च कर देंगे, उसके बाद कैसे मिर्ची लगी थी ट्रंप को, आपको अच्छे से याद होगा। चंद दिनों बाद उन्होंने जी हाँ पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया था, या फिर हमको एक धमकी दी थी 100% टैरिफ के मामलों में। अब इससे क्या होता है कि जैसे इसने अपनी मुद्रा को कमज़ोर कर दिया, युआन मुद्रा कमज़ोर हो गई, डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम रही, तो काफ़ी देशों ने इसी मुद्रा में अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू कर दिया और काफ़ी सारे देशों को फ़ायदा हुआ। आपको याद होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 100 से अधिक विकासशील देशों में जी हाँ अपनी पहुंच बड़ी आसानी से बनाई। जी हाँ, चाइना ने उन सभी देशों को कर्ज भी दिया और काफ़ी भरे भरे तरीके से जी हाँ कर्ज बांटा, वो भी कम इंटरेस्ट पर। और कुछ देशों को जो उसने कर्ज दिया है विदाउट एनी इंटरेस्ट उसने कर्ज दिया है। अब इससे क्या हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के देशों में जो चीन की छवि है वो बहुत अधिक मजबूत हुई है। अगर चीन पर कोई भी संकट आएगा और दायित्व के आधार पर ये तमाम विकासशील देश 100 से भी जो अधिक देश हैं वो इसके सामने खड़े होंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो चाइना, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चीन का दबदबा और अधिक बढ़ चुका है। अब यहाँ पे यूरोपीय देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध कायम होने लगे हैं। चाइना के यूक्रेन युद्ध के दौरान आपको याद होगा कि उसने रूस से बड़ी मात्रा में जी हाँ कच्चा तेल बाय किया था। जी हाँ, एक बड़ी मात्रा में गैस बाय करी थी उस देश से। और इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं दोस्तों जो रूस से इसने बाय किया है, जी हाँ यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने रूस से बड़ी मात्रा में ये सामान बाय किया था, उससे उसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी अधिक मजबूती मिली। आपको लगता नहीं कि अगर चाइना के ऊपर कोई भी संकट आएगा, अगर अमेरिका चाइना के ऊपर हल्ला बोल देगा तो कहीं ना कहीं रूस भी इसका सहयोग देगा? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर हर जगह चाइना का दबदबा बना हुआ है। सो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप भले ही व्लादिमीर पुतिन के साथ में दोस्ती का दावा करते हैं। जी हाँ, ट्रंप तो दोस्ती का दावा हमारे मोदी जी के साथ भी करते थे, लेकिन क्या उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी के अंदर पीएम मोदी को बुलाया? अगर बुलाया होता ना सच में तो पीएम मोदी पक्का जाते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेनी इलाकों पर अपना दावा छोड़ने के लिए यूक्रेन को मनाना आसान नहीं होगा। आज इनकी ये मीटिंग है जी हाँ ट्रंप की इन सब के साथ में, और ट्रंप ने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बातचीत के लिए बुलाया है। अभी चंद घंटों बाद इनकी बातचीत स्टार्ट होने वाली है। बातचीत कितना रंग लाएगी ये चलेगा पता अब हमको चंद घंटों बाद। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी कि बीते कल के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली, और दुनिया के सबसे अमीर लोग, विदेशी नेता, टेक कंपनियों के सीईओ जी हाँ गेस्ट बन के इनके शपथ ग्रहण समारोह में आए। जी हाँ, उनकी लिस्ट आपके सामने ये रही। वीडियो को पॉज करके आप लोग तसल्ली से जी हाँ उन तमाम नामों को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।